हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ चर्चा आज करेंगे बड़े मज़ेदार तरीके से। और मज़ेदार तरीके से इसलिए कि आज एक पॉलिटिकल व्यू भी जो है मैं आपके साथ रखूँगा। पॉलिटिकल व्यू एक्चुअली क्रूड ऑयल के प्राइस के रिलेशन में है, तो मेरी क्या सोच है वो भी मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हालांकि जो मेरी सोच है ये वास्तव में जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ वो आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। देखिएगा, कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जो आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते। आज ऐसा ही कुछ हुआ। क्या आश्चर्यचकित करने वाली घटना आज हुई वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आश्चर्यचकित करने वाली घटना आप सुनेंगे ना तो आपको प्राउड फील होगा कि यार क्या दम है हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स में, क्या दम है हमारे एचएनआई इन्वेस्टर्स में, क्या दम है हमारे मिस्टर इंडिया में। तो दम देखना है तो आज देखिएगा क्या दम था। देखिएगा, एफआईज ने आज बाइंग की 3156 करोड़ की, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। और ये जो बाइंग है 3156 करोड़ की, इसके आगे अगर हम बात करें कि जो बाइंग है वो डीआईज की कितनी है, तो डीआईज की बाइंग आप देखेंगे तो 1317 करोड़ की। कुल बाइंग कितनी हो गई, आप बताइए कुल बाइंग कितनी हो गई। अब इस कुल बाइंग के सामने अगर आप ये देखना चाहेंगे कि बाइंग कितनी हो गई, तो आपको पता चलेगा कि यार बाइंग तो आज बड़ी मज़ेदार हो गई। और ये जो बाइंग मज़ेदार हुई, इस बाइंग में 3156 और 1317, ये खाली यहाँ पे अभी चित्र नहीं है, अभी चित्र थोड़ा आगे आने वाला है। ये जो बाइंग है, ये बाइंग है 4500 करोड़ की कैश मार्केट के अंदर। 372 करोड़ की है फ्यूचर के इंडेक्स के अंदर। उसके बाद देखिएगा इंडेक्स ऑप्शंस में है 3122 करोड़ की। चलिए मैं इस ऑप्शन को नहीं लेता क्योंकि मंदी तेजी दोनों होते हैं। तो ये 372 करोड़ की। इसके अलावा ये बाइंग है 478 करोड़ की। अब इस टोटल बाइंग को अगर आप देखेंगे तो आपको क्या लगता है कि बाजार तेज होना चाहिए, बाजार मंदा होना चाहिए? इतनी बड़ी बाइंग अगर कभी आपने देखी हो तो ऐसा होता है भाई साहब, निफ्टी तो 300 पॉइंट प्लस होता है और बैंक निफ्टी 1500 पॉइंट प्लस होता है जनरली इस तरीके की बाइंग जब डीआईज और एफआईज करते हैं। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ ही क्यों नहीं हुआ कि देखिएगा बाजार माइनस में बंद हुए, निफ्टी 85 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ और बैंक निफ्टी 170 पॉइंट की कमजोरी के साथ बंद हुए। तो ये दम कहाँ से आया? ये दम आया हमारे मिस्टर इंडिया में से। यानी कि मिस्टर इंडिया ने बजट के बाद पूरा का पूरा गेम चेंज कर दिया। एफआईज के अगेंस्ट में खेल रहे हैं, एफआईज बाय करते हैं, भाई साहब मार्केट गिर जाती है। बाइंग के सामने भी, एफआईज की डीआईज की दोनों की बाइंग के सामने। और जब ये बेच रहे होते हैं उस दिन मार्केट ऊपर कर देते हैं। आपने देखा भी था 2 दिन पहले। तो ये जो डेटा पॉइंट्स हैं ये कुछ आश्चर्यचकित कर रहे हैं। तो आज की आश्चर्यचकित घटना ये थी। और ये मुझे तो याद नहीं अपनी लाइफ में कि जब इतनी बड़ी बाइंग हो और बाजार इस तरीके से माइनस में, और दोनों इंस्टीट्यूशंस की बाइंग, एफआईज की, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की और डीआईज की, सब की बाइंग और बाजार इस तरीके से। इसके अलावा आज बात हम करते हैं पहले तेल प्राइस के ऊपर। देखिएगा ये तेल के प्राइस, जब मैं अभी ये स्लाइड ले रहा था तो इस स्लाइड के जस्ट बाद ये वाली स्लाइड ली, यानी कि प्राइस 75.71 डॉलर पर ट्रेड कर रहे थे, लेकिन अभी 74.91 पर आ गए थे तुरंत 1 मिनट के अंदर। तो ये दोनों स्लाइड के अंदर केवल 1 मिनट का डिफरेंस है। तो आपने देखा कि ये फॉल यहाँ पर आपको नज़र आया, फिर हालांकि बाउंस हो गया। तो हो सकता है कि कोई बास्केट सेलिंग जो है लगी हो, किसी ने बहुत बड़ी क्वांटिटी एक ही झटके में बेची हो। यानी कि जब बियर्स फंस जाते हैं तो जनरली वो एक झटके वाली जो है ट्रेड करते हैं और अपने सौदे 1-2 मिनट के अंदर काट लेते हैं। तो ये हो सकता है कि उस तरीके का ट्रेड हो। लेकिन $75 पे, इन प्राइजेस पर भी $75 पर क्रूड ऑयल के प्राइस आ गए हैं। और क्रूड ऑयल के प्राइस के ऊपर मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि
इसी सेक्टर के आप जो है मिनिस्टर हैं, तो ऑयल एंड पेट्रोलियम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने ये कहा कि देखिएगा जी ये प्राइस बढ़ गए हैं और क्रूड ऑयल 100 रुपये के ऊपर चल रहा है। इसमें उन्होंने 2 कारण बताए। कहते हैं जी कि जो पेट्रोल का प्राइस 100 रुपये के ऊपर इसलिए है कि एक तो क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़े हुए हैं। तो मुझे इसमें कोई विडम्बना नहीं है, क्योंकि हमने $125 के प्राइजेस भी देखे और तब ऑयल के प्राइस $80 के आसपास थे। लेकिन तब एक चीज़ थी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ की फाइनेंशियल हालत ख़राब थी, और तब कांग्रेस सरकार ने जो है ऑयल बॉन्ड इशू किए थे, और वो ऑयल बॉन्ड जो है उसके ऊपर जो है ठीकरा फोड़ा है हमारे मिनिस्टर साहब ने, प्रधान जी ने, कि ये इसकी वजह से हमारे को ऑयल के प्राइस बढ़ाने पड़ रहे हैं क्योंकि हमें उसका इंटरेस्ट भी पे करना है। लेकिन मिनिस्टर साहब ये बताना भूल गए कि देखिएगा हमारी कंपनी अच्छा कर रही है, तो एज ए शेयर होल्डर हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि कंपनियां प्रॉफिट कमा रही हैं, डिविडेंड भी अच्छा मिल रहा है, सरकार को भी मिल रहा है, हमें भी मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस ने अब ये जो चीज़ की, इसके ऊपर मेरी क्या व्यक्तिगत राय है। देखिए ये सारी दुनिया जानती है कि कांग्रेस ने पिछले अपने शासनकाल में जिस तरीके से देश के साथ जो भी किया वो सबके सामने है, और अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए बहुत सारे काम हुए, कितने स्कैम हुए वो सब लोग जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरी व्यक्तिगत राय है, आज अगर मैं आज आपसे पूछूं कि भाई साहब बीजेपी का सबसे बड़ा सपोर्टर कौन है, बीजेपी का सबसे बड़ा सपोर्टर कौन है, नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा सपोर्टर कौन है, आप बता सकते हैं मुझे? आप बता सकते हैं मुझे कौन है सबसे बड़ा सपोर्टर कौन है नरेंद्र मोदी का? मैं आपको 1 ही मिनट में बताऊंगा, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि आज सारा काम आश्चर्यचकित होने का है। देखिए कि प्रधान जी ने तो जो है अपनी बात रखी, लेकिन ये समस्या हमारी इकोनॉमी में आएगी। अब वो समस्या से जो है आप ये समझिएगा कि चीज़ें होने लगी हैं। तो मैं अपने उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ कि सबसे बड़ा सपोर्टर कौन है। आपको सोचने के लिए टाइम दिया मैंने, ये जो बीच में दूसरी बात मैंने स्टार्ट की, बताइए कौन है सबसे बड़ा सपोर्टर? बीजेपी का सबसे बड़ा सपोर्टर कौन है, बताइए। चलिए मैं बताता हूँ आपको, बीजेपी का सबसे बड़ा सपोर्टर है राहुल गांधी। आप कितने लोग इससे एग्री हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। मुझे लगता है कि राहुल गांधी बीजेपी का सबसे बड़ा सपोर्टर है, नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा सपोर्टर जो है राहुल गांधी है। और इसका जिम्मेदार कौन है कि भाई साहब अगर विपक्ष नहीं है किसी भी कंट्री के अंदर मजबूत, तो देखिएगा सरकार की जवाबदेही कम हो जाती है। एक अच्छी रूलिंग पार्टी के लिए एक विपक्ष भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो हमारे देश में नहीं है, ये एक विडंबना है। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री जी या बीजेपी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। अभी कोविड की वजह से कुछ लोग परेशान हो गए हैं पिछले 1 साल के अंदर, वो हर कंट्री के अंदर है, क्योंकि जिस तरीके की विडंबना है, जितनी पॉपुलेशन है उसके बीच में जो है बहुत सारे लोग हैं उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वो एक अलग मामला है। लेकिन जो मैं अभी इसी मुद्दे पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस ये कहती है जी हमने तो ऐसे जो भी किया उसका जो रीज़न है वो बता नहीं पाते, और बीजेपी कहती है जी कांग्रेस ने किया, और कांग्रेस जो है जवाब दे नहीं पाती, या उनके स्पोक्स पर्सन है वो उल जलूल की जो है बातें आपको करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन मुद्दे की बात नहीं कर पाते। और अब आपको मैं बताता हूँ कि सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो हो रहा है पुत्र मोह की वजह से। तो हालांकि कांग्रेस पार्टी भी एक अच्छी पार्टी है, उसमें भी बहुत अच्छे लीडर्स हैं, लेकिन जहाँ पर लीडर नहीं होता, कमांडर ठीक नहीं होता, वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं, और कभी कभी पुत्र मोह के कारण जो है देश को वो भुगतना पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे मेरा इशारा कहाँ पर है। और अगर आप प्राचीन काल में भी अब जाएंगे तो आप लोग महाभारत में भी देखते हैं कि पुत्र मोह के कारण ही जो है युद्ध पहले भी हुए हैं। तो मैं महाभारत की बात कर रहा हूँ। तो ये आज मैंने आपके साथ एक पॉलिटिकल बात की जो मैं राय रखता हूँ। तो अब सरकारें अपने तरफ से काम करती रहेंगी, लेकिन अल्टीमेटली क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं। और मैं आज आपको एक रीज़न बताता हूँ, पेट्रोल के प्राइस कम नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, मैं आपको एक रीज़न देता हूँ बड़ा सॉलिड, आप जो है जस्टिफाई भी करेंगे उसको। देखिएगा इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग इनकम टैक्स नहीं देते, आप लोग जानते हैं, लेकिन कच्चा तेल से जो पेट्रोल डीजल या जो बाकी प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो सब हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे हम अमीर हैं, चाहे गरीब हैं, चाहे मिडिल क्लास है, चाहे हायर क्लास है। आप रोडवेज की बस में बैठ के जाओगे, नहीं तो टैक्सी में जाओगे, नहीं तो रेलवे में जाओगे, कहीं पर भी जाओगे ऑयल कंज्यूम होगा। और अगर ऑयल कंज्यूम होता है तो उसके ऊपर टैक्स लगे हुए हैं, तो उसमें जो एक्साइज ड्यूटी जो लगी हुई है, जो GST,
तो अभी है नहीं क्योंकि, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स हम जीएसटी मान सकते हैं। तो वो जो कलेक्शन जो सरकार कर रही है क्रूड ऑयल के प्राइस महंगे होने के बावजूद भी प्राइस को जनरली ड्यूटीज़ कम कर दी जाती हैं कि उसका बोझ ना आए, तो सरकार नहीं कर रही है। उसकी वजह से एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर हम देख सकते हैं। लेकिन उसका एक मेन रीज़न ये है कि जो टैक्सेस हैं ये हर आदमी से वसूल कर लिए जाते हैं, जो कंज्यूम करता है उससे वसूल हो जाते हैं। तो जो लोग इनकम टैक्स भी नहीं पे कर पाते उनसे भी अल्टीमेटली जो है इंसिडेंस ऑफ टैक्स जो है हो जाता है। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि सरकार ये कम करने वाली है। तो बहुत सारे लोग जो दुहाई देते हैं जी कांग्रेस के टाइम पर इतना था, मैं भी बोलता था पहले कि भाई साहब क्रूड ऑयल के प्राइसेस तो तब हम इससे ज़्यादा भी देख चुके, लेकिन तेल के प्राइस तो बहुत कम थे, लेकिन अब ज़्यादा हो गए क्योंकि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स बहुत बढ़ गए हैं। और गवर्नमेंट में जो आज की डेट में हम बीजेपी को हालांकि ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन जो पे कमीशन में जो पे बढ़ी थी उसके बाद एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर आया था, तो वो जो सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट पूरा का पूरा बिगड़ गया था। उसके बाद देखिएगा कि गवर्नमेंट ने इतने जो खर्चे बढ़ गए हैं, हालांकि उसमें भी बीजेपी वाले सीधा सीधा बोल सकते हैं कि वो पीछे वाली सरकार ने पे कमीशन में बढ़ाए थे। तो उस वजह से आपको ऐसा लगेगा कि यार मोदी जी जो है तेल के रेट कम क्यों नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है कि तेल के रेट कम नहीं होंगे और क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो आपको बढ़े हुए प्राइस देने पड़ेंगे। हालांकि उसकी वजह से जो इकोनॉमी स्लो डाउन का जो है इम्पैक्ट आएगा, तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ड्यूटीज़ आपको कट करती हुई नजर आएगी, बट बहुत बड़ी ड्यूटी कट आपको नहीं मिलेगी। 2-4-5 रुपये की आपको ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी में कट मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि देश में अब जिस तरीके की ज़रूरतें और जिस तरीके से डिफेंस के ऊपर सरकार खर्च कर रही है और जिस तरीके से बाकी जो खर्चे हैं, बाकी अगर पे कमीशन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के बढ़े थे तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी बढ़ाए, तो उस वजह से आप देखिएगा वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर वो तब शुरू हुआ था। तो वो जो 2-3 साल रहा भी था, आपको पता है उस समय पर इन्फ्लेशन क्या थी 2009, 2010, 2011 में, तो उसकी जो है खामियाजा ना आज तक आपको भुगतना। तो एक पॉलिसी अगर आपकी गलत हो जाती है तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और सरकार वही बॉन्ड के बारे में कह रही है। मैं किसी सरकार की सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना मैं विपक्ष की या पक्ष की, मैं सही बात जो है आपके सामने कर रहा हूँ। तो आपको लग रहा होगा कि तेल के प्राइस कम नहीं होंगे, लेकिन ये सबसे बड़ा रिस्क मार्केट के ऊपर है, क्योंकि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गए ना तो भाई साहब आपको बता दूँ मार्केट को ऊपर रोक पाना बड़ा ही मुश्किल काम होगा। तो इस पर आप अपनी नज़र बना के रखिएगा। मैं फंडामेंटल रीजंस आपके साथ जो है शेयर कर रहा हूँ, और आज की डेट में जो भी स्थिति है वो मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दी है। तो ये आज मैंने आपके साथ अपना पॉलिटिकल व्यू भी जो है शेयर कर दिया। और आप में से हो सकता है कि बहुत सारे लोग ये कहेंगे सर आपने क्यों पॉलिटिकल व्यू दिया, तो जो मुद्दा था उसके ऊपर मैंने आज आपके साथ चर्चा की। अब प्योरली बात करेंगे बाज़ार के ऊपर। बाज़ार 15,686। भाई साहब आज मिस्टर इंडिया ने धूल चटा दी है। FIs DI सब मिलके भाई साहब बाय कर रहे थे और देखो बाजार को नीचे बंद कर दिया, क्योंकि भाई साहब वो बहुत नीचे सस्ता माल खरीद के लाया और अब वो है डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और FIs के सौदे जो हैं फंसे हुए हैं, FIs के सौदे अब लास्ट एक्सपायरी में फंसे हुए हैं। तो शायद मिस्टर इंडिया उन फंसी हुई पोजीशंस में एक चोट मार रहा है FIIs के ऊपर, और उस चोट की वजह से जो है FIs बिलबिलाए हुए हैं और उन्होंने इतनी बड़ी बाइंग करी, क्योंकि उनकी जो लॉन्ग पोजीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा थी इस महीने, और उन लॉन्ग पोजीशन से वो अगर ऊपर चली जाएगी तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, इसीलिए वो कैश में बहुत बाइंग करी उन्होंने। आज FNO में भी बाइंग की, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मिस्टर इंडिया दिल खोल के प्रॉफिट बुकिंग कर रहा था और माल बेचे जा रहा था, और बाज़ार में वॉल्यूम थे नहीं। अगर FIs अब वॉल्यूम के साथ बाज़ार को ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे तो मिस्टर इंडिया FIs अभी ऊपर वॉल्यूम के साथ भी बाज़ार बेच सकता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, कल एक बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला दिन आपके लिए होने वाला है। कल जबरदस्त वॉलेटिलिटी की संभावना है। बाज़ार नीचे जाएगा तो FIs ऊपर पकड़ के खींच के लाएंगे, बाज़ार ऊपर जाएगा तो भाई साहब जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं जो मिस्टर इंडिया वो बेचता हुआ नजर आएगा। एक तरफा बाज़ार को नहीं चलने दिया जाएगा कम से कम 2 बजे तक तो, और 2 बजे के बाद जो इस बाजी को जीत लेगा वो बाजी को उसी तरीके से उस तरफ खींच के ले जाएगा जिस तरफ भी पोजीशंस उनकी बनी हुई होंगी। तो कल एक बहुत ही बढ़िया आपको देखिएगा वॉल्यूम भी बढ़ते हुए नजर आएंगे, और कल एक जद्दोजहद बहुत ही बेहतरीन वाली आपको देखने के लिए मिलेगी। तो 2 बजे 2:30 बजे तक तो देखिएगा मामला चलेगा इधर उधर, और 2:30 बजे के बाद एक क्लियर ट्रेंड हो जाएगा। तो कल देखने वाली बात होगी कि कल मिस्टर इंडिया जीतता है या FIs, यानी कि बुल्स या बियर्स में से किधर बाजार खींचता है। हालांकि देखिएगा बियर्स है नहीं बाजार में, लेकिन बाजार अपने बोझ से ही जो है दबा हुआ है, क्योंकि बाजार के अंदर ओवरबोट पोजीशंस है। ये मेरी कल के लिए राय है जो मैंने आपको दे दिया है। तो कल जो भी लोग ट्रेड करें तो मैं यही कहूँगा कि ट्रेड
जो है सेफ ट्रेड जो है ऑप्शन बाइंग में होते हैं कभी कभी, तो क्योंकि कल ऑप्शंस के प्रीमियम नहीं होंगे तो एक रिस्क जो है कल हीरो जीरो ट्रेड्स होंगे। तो जो है मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जो कल पुट या कॉल्स जिधर भी उनकी ओपिनियन है, अगर वो एक साइड ब्लैंक बाय करके खेलेंगे तो या तो पैसे जीरो हो जाएंगे या हीरो बन जाओगे, इस तरीके की संभावना ज़्यादा है। लेकिन 2 बजे तक मुझे लगता है कि वोलेटिलिटी दोनों साइड रहनी चाहिए, और उसके बाद जिसके अंदर दम होगा वो बाज़ार खींच लेगा। हो सकता है 11-12 बजे ही कोई पार्टी अपने कंट्रोल में कर ले बाज़ार को, फिर 3:30 बजे तक खींच ले, बट उसकी संभावना कम लगती है क्योंकि जिस तरीके की जद्दोजहद चल रही है वॉल्यूम है नहीं बाज़ार में। कल कुछ जो है बढ़िया जो है होने वाला है, ऊपर और नीचे जो भी होगा, बट कल आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ट्रेडर के लिए कल बढ़िया दिन होगा क्योंकि जो ट्रेडर्स हैं उनको वोलेटिलिटी पसंद है, तो वोलेटिलिटी की कल बहुत अच्छी संभावना हमें लगती है। और एफआईज ने इसीलिए जो है अपनी संभावना को पुख्ता करने के लिए सिंगापुर निफ्टी को 50 पॉइंट ऊपर खड़ा कर दिया कि हम बाज़ार के अंदर एक सेंटीमेंट क्रिएट कर दिया कि हम बाज़ार को ऊपर खोलेंगे, तो आप रोक सको तो रोक लेना। तो अब देखते हैं कल क्या होगा। मिस्टर इंडिया नहीं आज सेलिंग की होगी क्योंकि जिस तरीके की सेलिंग बाइंग के सामने आज सेलिंग हुई है, मैंने तो कभी देखा नहीं कि इतनी बड़ी बाइंग और बाजार माइनस में बंद। कैंडल देखिएगा, टेक्निकली भी देखिएगा जी, टेक्निकली भी 2 दिन के बाद क्लोजिंग दे दिए नीचे। बस शुक्र ये है कि जो तीसरे दिन वाली जो क्लोजिंग थी, यानी कि जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी, उसके नीचे बाजार नहीं है, ये यहाँ पे संतुष्टि है बुल्स के लिए। और देखिएगा बुल्स के जो फेवरेट स्टॉक्स थे वही आज, यानी कि जो एफआईज के फेवरेट स्टॉक्स थे वो प्लस थे, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी बैंक। और कल रिलायंस की एजीएम है, उस पर भी नज़र रहेगी। तो रिलायंस में आज हालांकि प्रॉफिट बुकिंग होगी, अदानी पोर्ट्स, एचडीएफसी, टीसीएस और आईसीआईसीआई बैंक। तो कल देखिएगा एचडीएफसी लिमिटेड, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पर बहुत खींचातानी जो है कल आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो मिस्टर इंडिया है उसके पास इतना माल पड़ा हुआ है, इतना माल उन्होंने खरीद रखा है पीछे। अगर अब 6 महीने की बाइंग देखें तो उनके पास बहुत माल है अभी खरीदा हुआ। तो जैसी बाज़ार को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे तो ये मिस्टर इंडिया दिल खोल के माल की सप्लाई भी दे सकता है। तो देखना पड़ेगा कि कल किधर पोजीशंस जाती हैं। तो कल होगा कुछ बढ़िया, जो भी होगा मतलब ऊपर नीचे होगा, ट्रेडर के लिए जो है अच्छे पैसे बनने की अधिक संभावना है। उसके बाद एनएससी एडवांस डिक्लाइन, एडवांसेस आज डिक्लाइन में चले गए, डिक्लाइन जो है चांद पे चले गए। तो आप ये समझिएगा कि प्रॉब्लम क्या हुई, ब्रॉडर मार्केट में आउटलुक नेगेटिव हो गया। एफआईज डीआईज ट्रेडिंग, ये नहीं खाली इंडेक्स में, सब जगह माइनस करती है, ये ज़्यादा आश्चर्यचकित कर रहा है। तो 3156 करोड़ की कैश में बाइंग एफआईज की, डीआईज की 1317 करोड़ की। उसके बाद स्टॉक के अंदर 478 करोड़ की, इस तरीके की जो बाइंग है। इंडेक्स के अंदर देखिएगा 372 करोड़ की, और इन सब बाइंग को जो है नलीफाई कर दिया आज मिस्टर इंडिया ने। निफ्टी बैंक देखिएगा 170 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ, 34,525 शाम को चेक करा दिया। लेकिन देखिएगा बियर्स के अंदर इतना दम नहीं था आज कि 34,500 के नीचे बाजार ले जाए, क्योंकि 34,500 के नीचे अगर कल आज क्लोजिंग हो जाती ना तो मैं आपको डेफिनेटली बोल देता कल 34,000 बाजार लगेगा। क्योंकि 34,500 के नीचे अगर बाजार बंद हो जाता तो टेक्निकली वीक हो जाता। तो यहाँ ध्यान रखिएगा। अब ये चार्ट है, अब चार्ट क्या है, चार्ट हालांकि निफ्टी की कैंडल ज़्यादा बड़ी है बजाय के बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में अभी भी आप ये देख सकते हैं कि पिछली जो भी 2 क्लोजिंग है उनके नीचे क्लोजिंग हुई है, लेकिन फिर भी कंफर्ट ये है कि जो निफ्टी के अंदर कंफर्ट था कि अभी भी क्लोजिंग 34,500 के नीचे नहीं हुई है। और इसके बाद देखिएगा पीएनबी, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और फेडरल बैंक, इनके अंदर रही तेज़ी। और पीएनबी में तेज़ी का मुख्य कारण है जी वसूली हो रही है पैसों की, ठीक है। तो जो नीरव मोदी थे उनसे पैसे की वसूली हो रही है, विजय माल्या जी से पैसे की। तो यहाँ पे जो पीएसयू टाइप की जो बैंक है वहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव रुझान था। एचडीएफसी बैंक को खींचने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन बाकी जो आईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है यहाँ पर माइनस में आ गए। बंधन बैंक में देखिएगा 340, 345 पे एक डिस्ट्रीब्यूशन वाला एरिया होता है, बहुत सप्लाई आती है, तो वहीं से सप्लाई आ जा गई। इसमें कहाँ पे रही तेजी, मारुति सुजुकी, टाइटन, बजाज फिनसर्व, ओएनजीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो यही तेजी के पात्र थे। और आप देखिएगा महिंद्रा एंड महिंद्रा ने पूरी रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो बहुत लोगों का मानना है कि अगर बाजार अगले महीने ठीक रहेंगे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा एक अच्छी तेज़ी अगले महीने के अंदर दिखा सकता है। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो इसके ऊपर शायद बैट लगाते हुए आपको नज़र आएंगे, क्योंकि एक अच्छा कंसोलिडेशन भी जो है पूरा हुआ है और वैल्यूएशंस भी जो है स्ट्रेच नहीं है। तो हो सकता है कि महिंद्रा में आपको एक अच्छा रुझान देखने के लिए मिल सकता है। पूरे महीने की एक्सपायरी की बात करूँ, अदानी पोर्ट्स, विप्रो, डीवीज लैब, जेएसडब्ल्यू, एल&टी, श्री सीमेंट्स, गेल, टीसीएस, कोटक महिंद्रा, टाटा स्टील सब माइनस में थे। एचडीएफसी भी माइनस में था। तो ये जो वीकनेस थी इसकी वजह से बाजार नीचे है। और कुछ दिग्गज जो है एचडीएफसी, आईसीआई बैंक,
रिलायंस इंडस्ट्री जैसे जो दिग्गज थे वो माइनस में रहे, तो इसके माइनस में होने की वजह से आपको इंडेक्स माइनस में देखने के लिए मिला। अब पुट कॉल रेशियोज देखने से पहले ऑप्शंस के ट्रेड देखिएगा ध्यान से समझना। मैं आपको बताता हूँ, ये 15,700 एक मेजर सपोर्ट थी कल तक, और मैंने कल आपको वीडियो में भी कहा था कि 15,700 से नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो बियर्स कंट्रोल कर लेंगे। और उसके नीचे हो गई और 52,000 कॉन्ट्रैक्ट है 52,000, जबकि पुट के अंदर केवल 39,000 कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसका मतलब ये बाजार यहाँ से खिसक के नीचे की तरफ शिफ्ट हो सकता है। यस, तो ये 15,600 कल के लिए एक मेजर सपोर्ट है। कल 15,600 मेजर सपोर्ट है। 15,800 पे आप देखेंगे तो जितने भी ऑप्शंस ट्रेड हैं वहाँ सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इसी में है, और 40,500 तो आज कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। तो इसका मतलब इन कॉन्ट्रैक्ट को देख के ऐसा लगता है कि 15,800 को बाजार कल शायद ना तोड़ पाए। तो 15,600 नीचे की तरफ, 15,800 ऊपर की तरफ, इस रेंज में बाजार चलने की पूरी उम्मीद है, और इसी रेंज के अंदर बाजार जो है आपको रुकना चाहिए। किसी भी तरफ अगर बाजार टूटता है तो जो है एक और अच्छी खासी गिरावट आ सकती है, लेकिन किसी भी मामले में 15,500 शायद ना टूट पाए, क्योंकि 15,500 की सपोर्ट टेक्निकली भी, ओपन इंटरेस्ट भी, और जिस तरीके से पूरे महीने में मोमेंटम रहा है, तो 15,500 तोड़ पाना शायद मुमकिन नहीं है कल भी। और अगर कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आ जाए तो बात अलग है। तो यहाँ पर अगर ओपन इंटरेस्ट को देखेंगे तो 15,500 पे पुट में, और कॉल में देखिएगा तो 15,800 पे जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट है। और ये नहीं है कॉल में तो 15,800 में देखिएगा 15,850, 15,900 ये ओपन इंटरेस्ट है, तो जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट है। तो ऊपर तो मुझे लगता है कि 15,800 शायद बाजार ना तोड़ पाए। नीचे हो सकता है कि आपको 15,600 पे सपोर्ट मिले, 15,700 से 50 पॉइंट 60 पॉइंट नीचे बाजार, या ऊपर 60 पॉइंट ऊपर, इधर ही बंद होना चाहिए 15,600 15,800 के बीच में। लेकिन फिर भी एक वर्स्ट केस सिनेरियो में 15,500 तक भी बाजार जा सकता है। 15,500 को ब्रीच नहीं करेगा बाजार, क्योंकि 15,500 पे बहुत ही जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट भी बना हुआ है, टेक्निकल सेटअप भी बहुत तगड़ा बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब ये वीकनेस इस बात पे भी निर्भर करती है कि अगले महीने पोजीशंस कैसे रोल ओवर होती हैं। तो अगले महीने की रोल ओवर की सिचुएशन जो है तो वो 2 बजे के बाद पता चलेगी ज़्यादातर। और ध्यान रखिएगा, रोल ओवर वीक हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि पोजीशंस नीचे की तरफ ही बाजार को लेके जाएगी। और अगले महीने रिजल्ट आने वाले हैं, और रिजल्ट वाले महीने के अंदर एक बात ध्यान रखनी पड़ती है कि रिजल्ट कैसे आएंगे। तो रिजल्ट के ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार है। तो बहुत लोग एक लंबी पोजीशंस या लॉन्ग वाली पोजीशंस नहीं लेके जाना चाहते, क्योंकि एक इवेंट रिजल्ट का इवेंट है। तो इस वजह से भी आपको थोड़ा सा वोलेटिलिटी का सामना करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी में तो जी देखिएगा 34,500 पर जो है गहमा गहमी होनी चाहिए थी, जो मैंने आपके साथ बोली थी, लेकिन ये कल 35,000 पे शिफ्ट हो गई थी, लेकिन 35,000 से फिर नीचे ले आए। 1,08,000 कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे, और अगर आप 34,000 पे देखेंगे तो 60,000 टोटल कॉन्ट्रैक्ट है, और आज भी 22,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, जबकि 34,000 पे केवल 8,600। मैं नीचे की भी और ऊपर की बता रहा हूँ। वहीं पर 34,500 में 6,251 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए, वहीं 34,500 पे आज कॉल के अंदर 14,155। तो इसका मतलब है कि कल इसके अंदर भी 34,500 आपको टूटता हुआ नज़र आ सकता है। और मेजर सपोर्ट में ये भी नहीं कहूँगा कि 34,000 में, क्योंकि बैंक निफ्टी में मैं 34,000 भी नहीं बोल सकता, बेशक से ओपन इंटरेस्ट लिखा गया, लेकिन सारे ओपन इंटरेस्ट आप देखिएगा कॉल राइटिंग में हुए हैं। तो कॉल राइटिंग में 34,500 तक सब जगह जबरदस्त कॉल राइटिंग है। तो 35,000 शायद बाजार को ऊपर तोड़ पाना मुश्किल लगता है मुझे कल, एफआईज की इतनी अच्छी बाइंग होने के बावजूद भी। और नीचे देखिएगा पुट राइटिंग है नहीं, तो पुट राइटिंग है नहीं तो ये भी हो सकता है कि कल बाजार 34,000 के नीचे भी एक बार ट्रेड करता हुआ नज़र आए। और क्योंकि हालांकि जो इतने बड़े प्रॉफिट्स हैं तो वहाँ पे कटते हुए नजर आएंगे। तो 34,000 के बाद एक मेन सपोर्ट जो है 33,800 पे, 33,800 शायद ना टूटे बाजार से, एक ही झटके में 33,800 तोड़ पाना मुश्किल है। और असंभव देखिएगा बाजार में कुछ भी नहीं होता, बट चांसेस बहुत कम है। पुट कॉल रेशियोज, तो पुट कॉल रेशियो क्या कह रही है कि देखिएगा 0.83, 1.88, 0.067। तो ये आपको इससे तो ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन वॉल्यूम वाली पीसीआर देखेंगे तो ये कह रही है न्यूट्रल है, दोनों साइड बराबर का मामला है, क्योंकि लास्ट दिन पुट कॉल रेशियो का ज़्यादा अहमियत होती नहीं है। ये तेल के बारे में मैं आपसे पहले ही बात कर चुका हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।